प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में अपन कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत इस वर्ष की परीक्षा के लिए जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम देखेंगे। तो विद्यार्थी उन प्रश्नों को सिलेक्ट करने में या ऐसा कहें कि ढूंढने में बहुत मेहनत और समय लगा है, क्योंकि हम पिछले कई साल के पेपर का अध्ययन करते देखते हैं, फिर आपके प्री बोर्ड तिमाही 6 माही के पेपर और आपका सिलेबस, और इसके बाद फिर परीक्षा अध्ययन और बोध सभी में देखते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से आ रहे हैं, फिर एक रूपता लाते हुए इन प्रश्नों को निकालते हैं। तो विद्यार्थियों, यही कारण है कि अभी तक हमने जितने भी विषय के प्रश्न दिए हैं इम्पोर्टेंट, आप देख भी सकते हैं, वीडियो डले हुए हैं, हिंदी में भी दिए, गणित में भी दिए और आपके सामाजिक विज्ञान में भी दिए। आपने देखा होगा कि लगभग पूरा पेपर कवर है। तो ऐसी आशा है, ऐसी उम्मीद है कि इसमें भी आपका पेपर कवर रहेगा। बहुत से प्रश्न इसी से आएंगे, तो इन प्रश्नों को आप विशेष रूप से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से विज्ञान के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो विद्यार्थी, पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ब्लूप्रिंट भी समझते जाइए। ब्लूप्रिंट के अनुसार इस पाठ से 6 अंक के प्रश्न पूछे जाना है। एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ आएगा और 2 अंक के प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न 3 का। तो 3, 2, 5 और 1 6 है ना, 6 अंक के प्रश्न हुए। तो वस्तुनिष्ठ यहाँ से 1 अंक का ही आना है, एक ही आना है। तो वस्तुनिष्ठ तो आपको मैं एक सलाह दूंगा कि पूरे पढ़ करके जाइए, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना अच्छा रहेगा। कहीं से भी बना देते हैं, फिर भी देखिए हमने चिन्हित करने का प्रयास किया है। एक इसमें वस्तुनिष्ठ में देखिएगा तो पहले का सही विकल्प में जो लिखा है, सही विकल्प चुन करके लिखिए। तो पहले का पहला, ठीक है, दिख रहा होगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण होता है जब, है ना। तो ये पूरा प्रश्न पढ़ूंगा तो टाइम लग जाएगा, है ना। आप कहेंगे वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए सिर्फ हम यहाँ नंबर बताते जाएंगे, आप टिक कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखिएगा इसका चौथा वस्तुनिष्ठ, ठीक है, इसका चौथा वस्तुनिष्ठ ये वाला, ठीक है। अब आगे देखते हैं। फिर ये वस्तुनिष्ठ में देखिएगा 8वां, ठीक है ना, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उनको क्या कहते हैं, ठीक है, ये वाला। फिर लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। फिर 10वां देख लीजिएगा, है ना, खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 12वां वस्तुनिष्ठ, ठीक है, ये निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं। फिर 13वां वस्तुनिष्ठ, ठीक है। फिर इसके बाद देखिएगा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मैं तीसरा, चौथा और ये तीसरा, चौथा और इसके बाद 7वां, ठीक है। अब लघुत्तरी प्रश्नों में देखते 2 नंबर के प्रश्नों में। तो पहला, इसमें ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये वाला। फिर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, दूसरा, ठीक है। फिर देखिएगा ये तीसरा, श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ठीक है। फिर इसमें देखिएगा 6वां प्रश्न है, जो तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, ठीक है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन, सोडियम को मिट्टी तेल या केरोसिन में क्यों डुबा करके रखा जाता है। फिर 9वां प्रश्न, वायु में जलाने के पूर्व मैग्नीशियम रिबिन को साफ क्यों किया जाता है। फिर 10वां प्रश्न, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। फिर प्रश्न चौथा देखिएगा, विकृत गंधिता किसे कहते हैं, है ना। खाद्य पदार्थों को इससे बचाने हेतु कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। फिर ये 5वां प्रश्न देखिएगा, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ये प्रश्न थे आपके 3 नंबर के हिसाब से, है ना, यानी चौथा और अभी हमने जो 5वां बताया 3 अंक के हिसाब से है। अब देखते हैं विद्यार्थियों अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। यहाँ पर ब्लूप्रिंट ये कहता है कि 6 अंक के प्रश्न पूछे जाना है। 2 अंक का 2 अंक के वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी 2 वस्तुनिष्ठ, और एक प्रश्न 4 अंक का आना है। तो वस्तुनिष्ठ में चलते हैं, तो दूसरा, 5वां और 6वां, ठीक है। फिर इसके बाद देखिएगा 8वां, 9वां, एक शब्द में उत्तर में पहला, ठीक है, विरंजक चूर्ण का सूत्र। फिर ये चौथा, 7वां, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है ये। फिर इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में देखिएगा दूसरा, तीसरा और 5वां और 7वां। सही जोड़ी में इसका पहला और दूसरा। दीर्घोत्तरी प्रश्न में
तीसरा, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसको आर्द्रता रोधी पात्र में क्यों रखा जाता है, ये इसके उपयोग लिखिए। चौथा और नौवां प्रश्न एक जैसे हैं, तो आप नौवां तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, नौवां तैयार कर लेंगे। इसमें उपयोग बस पूछा है तो आप इनके सूत्र भी याद रखिएगा। किसके? विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनके सूत्र भी याद रखिएगा और इनके उपयोग भी, ठीक है। तो वो प्रश्न अपने आप कवर हो जाएगा और इम्पोर्टेंट भी है। फिर प्रश्न नंबर 7वें की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदासीनीकरण अभिक्रिया का समीकरण भी दीजिए। अब इतने प्रश्न के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा तैयार करना है, चूँकि इसमें हमको मिला नहीं है, हमने लिख दिया है। प्रश्न यहाँ पर यह है कि अम्ल एवं क्षार में अंतर लिखिए। वो प्रश्न भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब चलते हैं अध्याय 3, धातु और अधातु में, धातु एवं अधातु में। तो यहाँ से देखते हैं ब्लूप्रिंट, 6 अंक के प्रश्न पूछे जाना है। 4 वस्तुनिष्ठ विद्यार्थियों, 4 वस्तुनिष्ठ, जहाँ वस्तुनिष्ठ की संख्या ज़्यादा हो, है ना, वहाँ फोकस आपको ऑब्जेक्टिव में करना। कैसे करना है? प्रश्न बैंक के पूरे ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, फिर परीक्षा बोध अध्ययन के पढ़ लेना है। ऑब्जेक्टिव अच्छे से तैयार रखिएगा, ठीक है, जहाँ ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आते हैं। और 2 अंक का एक प्रश्न आएगा। तो वस्तुनिष्ठ में इसमें हमने बताया पहला और तीसरा, ठीक है। वस्तुनिष्ठ में देखिएगा चौथा, छठवां और फिर इसके बाद 7वां, और फिर ये लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। इसका पहला और 5वां और 6वां, ठीक है ना। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, पहला, दूसरा और चौथा, ठीक है। फिर इसके बाद है अति लघुत्तरीय प्रश्न में, यहाँ पर देखिएगा धातु और अधातु में अंतर जो लिखना है, दोनों तरह से याद कर लीजिएगा आप, रासायनिक गुणों के आधार पर भी और भौतिक गुणों के आधार पर भी, धातु और अधातु में अंतर। फिर संक्षारण किसे कहते हैं और संक्षारण से बचने के उपाय, मतलब प्रश्न क्रमांक दूसरा हमने बताया, दूसरा, और दूसरा के बाद तीसरा, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम लिखिए, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 8वां है यहाँ पर, एक्वा रेजिया किसे कहते हैं, इसके उपयोग लिखिए, ठीक है। तो इस अध्याय से इतना ही। अध्याय 4, कार्बन और उसके यौगिक, ठीक है। अब इसमें स्पष्ट लिखा है, देखिए ब्लूप्रिंट के अनुसार इस अध्याय से कोई भी वस्तुनिष्ठ नहीं आएगा, 4 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। अब बताइए प्रश्न बैंक में इतने से प्रश्न दिए हैं और इतने छोटे छोटे से शॉर्ट में उत्तर दिए हैं, कैसे 4 नंबर मिलेंगे पूरे, है ना। तो इसलिए हमने कहा ना, अच्छी तैयारी करें अपने नोट से, परीक्षा बोध या अध्ययन से। प्रश्न देखने के लिए ये बढ़िया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं, तो इसमें प्रश्न क्रमांक पहला और दूसरा, प्रश्न क्रमांक पहला और दूसरा, ठीक है। अब इसके बाद छठवां प्रश्न, ये अपमार्जक किसे कहते हैं, ये वाला। अच्छा, अब इसमें 2 प्रश्न हमको और इम्पोर्टेंट लग रहे हैं जो इसमें है नहीं है, मैं यहाँ पर नोट कर दिया हूँ, आप इसको देखिएगा। पहला प्रश्न है ये कि प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम, सूत्र और उनकी संरचना लिखिए। अब आप कहेंगे कहाँ से मिलेगा, तो चलिए मैं सुविधा के लिए बता दूं कि ये प्रश्न आपको परीक्षा अध्ययन के पृष्ठ क्रमांक 59 पर मिल जाएगा। और इसी अध्याय में परीक्षा अध्ययन में ही है, साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं, साबुन की सफाई की क्रिया समझाइए, है ना। फिर अपन चलते हैं अध्याय 5, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा 3 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। तो एक वस्तुनिष्ठ होगा और 2 नंबर का एक प्रश्न होगा। तो वस्तुनिष्ठ में हम पहला टिक करा रहे हैं, पहला, और फिर यहाँ पर चौथा, और फिर खाली स्थान इसके पूरे देख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छे खाली स्थान लग रहे हैं ऑब्जेक्टिव से, है ना। तो खाली स्थान देख लीजिएगा पूरे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां भी देख लीजिएगा। चलिए, ठीक है। अब चलते हैं अपन 2 नंबर के प्रश्न में। तो पहला, तीसरा, ठीक है, पहला और तीसरा में है न्यूलैंड का अष्टक नियम की 2 सीमाएं लिखिए। अब यह अधूरा प्रश्न है, जब आप न्यूलैंड के अष्टक नियम की सीमाएं लिखेंगे तो हमने यहाँ पर प्रश्न नोट भी कर दिया कि न्यूलैंड का अष्टक नियम लिखिए, यानी इस प्रश्न को कर लीजिएगा, न्यूलैंड का अष्टक नियम लिखिए और इसकी 2 सीमाएं बताइए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक प्रश्न और नहीं दिया है, वो भी तैयार कर लीजिएगा, कौन सा, मेंडलीफ का आवर्त नियम लिखिए, ठीक है। अब इसके बाद चौथा इस प्रश्न बैंक में देखिएगा, उत्कृष्ट गैसों को पृथक समूह में क्यों रखा गया है, ठीक है। तो इतने प्रश्न हैं यहाँ पर। अब अगला अध्याय देखते हैं, अध्याय 6, जैव प्रक्रम
विद्यार्थी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ब्लूप्रिंट के अनुसार इस पाठ से 9 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 वस्तुनिष्ठ होंगे, एक प्रश्न 2 अंक का, एक प्रश्न 4 अंक का होगा। वस्तुनिष्ठ के लिए मैं बता दूं पहला चौथा, ठीक है, पहला चौथा, और खाली स्थान में देखिएगा पहला पांचवा, ठीक है, एक शब्द में उत्तर में तीसरा, पांचवा, सातवां और आठवां, ठीक है ना। अब इसके बाद लघुत्तरी में अपन आ जाते हैं 2 अंक के प्रश्न में। तो पहला पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, प्रकाश संश्लेषण की का जो रासायनिक समीकरण है उसको लिखिए, ये पहला वाला। फिर तीसरा अमीबा में पोषण की प्रक्रिया। प्रश्न क्रमांक चौथा मनुष्य के पाचन में लार की भूमिका क्या होती है। फिर प्रश्न क्रमांक पांचवा मनुष्य में दंत क्षरण के 2 कारण लिखिए। ये इसको इसलिए हमने टिक किया है क्योंकि आपको एक और अध्याय जो वहाँ निकल गया उसमें भी ये प्रश्न आता है ना, तो आपको डबल फायदा होगा ये, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखिएगा कि कई बार आ जाता है एटीपी का पूरा नाम लिखिए, है ना, एटीपी का पूरा नाम क्या है, खालिस्तान वगैरह में दे दिया, तो इसलिए हमने टिक किया। फिर यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है, भले ये प्रश्न 2 नंबर में दिया है, क्या दे सकता है, मनुष्य का रक्तदाब किस यंत्र द्वारा नापा जाता है। तो मनुष्य का रक्तदाब आप जानते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर से नापा जाता है ये। फिर दूसरा मनुष्य का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, तो ये खालिस्तान में आ सकता है 80/120, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया। ये प्रश्न इसमें बना नहीं मिला मेरे को, वायवी श्वसन और अवायवी श्वसन में अंतर लिखिए या समझाइए। तो यहाँ से प्रश्न बैंक में दिए हैं, हमने टिक कर दिए, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद है चित्र। तो चित्र में देखना है अपन को, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, और यहाँ पर हृदय का चित्र भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये दोनों चित्र इम्पोर्टेंट है। और एक प्रश्न बनता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट लग रहा है, कि धमनी और सिरा में 2 अंतर लिखिए, और मतलब प्रश्न क्रमांक 8वां है इसका, और 8वां के का और खा करके दिया है, तो धमनी और सिरा में अंतर लिखिए। दूसरा जो दिया है इसका लसिका क्या है, इसका महत्व लिखिए। ये दोनों इम्पोर्टेंट है। और एक प्रश्न और इसमें नहीं मिला हमको, वो क्या है, श्वासोच्छ्वास क्या है, इसकी प्रक्रिया समझाइए। तो इसको भी आप देख लीजिएगा, परीक्षा अध्ययन में है ये प्रश्न। अध्याय 7 में देखते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। यहाँ से देखिए 3 अंकों के केवल ऑब्जेक्टिव पूछे जाना है। अब जब केवल ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाना है तो आप इतने तो पूरे पढ़ ही लीजिए, परीक्षा बोर्ड अध्ययन के भी पढ़ लीजिए, सेट में जो आए उनके पढ़ लीजिए। पर आप अगर कहेंगे कि इसमें क्या मेरे को ज़्यादा अच्छे लगे हैं, तो वो है चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 9वां, 10वां और 11वां, ठीक है, आप टिक लगा लीजिएगा। फिर देखते हैं अध्याय 8, जीव जनन कैसे करते हैं। ब्लूप्रिंट के अनुसार इस पाठ से 7 अंक के प्रश्न पूछे जाना है। अब ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ, 5 अंक के वस्तुनिष्ठ, कितने अंक के, 5 अंक के वस्तुनिष्ठ ही आएंगे ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ आपको पूरा फोकस कायम करना चाहिए ऑब्जेक्टिव में, और एक प्रश्न 2 अंक का आएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव तो मैं ये कहूँगा इसके पूरे पढ़ लें, यहाँ को सबको पढ़ें, है ना, पता नहीं ऑब्जेक्टिव कहाँ से बना दे, तो पूरे इसके पढ़ लें, पूरे खालिस्तान पढ़ लें, और यहाँ पर एक शब्द में उत्तर भी पढ़ लें। अब रही बात 2 अंक के प्रश्न के लिए, तो 2 अंक के प्रश्न में इसका पहला ही पढ़ लीजिएगा, प्लेनेरिया में पुनर्उद्भवन किस प्रकार होता है। यहाँ पर देखेंगे ये चित्र भी आ सकता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव में मादा जनन का नामांकित चित्र बनाइए, और विद्यार्थी इसमें प्लेसेंटा के 2 कार्य लिखिए, ठीक है, प्लेसेंटा के 2 कार्य लिखिए, है ना। और ये प्रश्न क्रमांक 10वां, स्वपरागण और परपरागण में अंतर, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पर ये ऐसा क्यों टिक लगाया है, यहाँ पर ऐसा आ सकता है बना करके अलग टाइप से प्रश्न, कि मनुष्य में जीवाणु जनित और विषाणु जनित होने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए, छोटा सा करके दे सकता है, तो आप इसको देख लीजिएगा। अध्याय 9, आनुवांशिकता एवं जैव विकास, ठीक है। तो यहाँ से देखें 4 अंक के प्रश्न पूछे जाना है, 2 वस्तुनिष्ठ होंगे और एक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो वस्तुनिष्ठ में पहला, दूसरा, ठीक है। फिर 5वां, ठीक है ना, मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है, ठीक है। 2 नंबर में तो प्रश्न क्रमांक पहला, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, ठीक है। फिर प्रश्न क्रमांक तीसरा, मनुष्यों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए, यानी प्रश्न क्रमांक पहला और तीसरा। फिर प्रश्न क्रमांक 5वां में देखेंगे आनुवांशिकता किसे कहते हैं। अब देखते हैं अध्याय 10 में
प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इस अध्याय से 8 अंक के प्रश्न आना है, 2 वस्तुनिष्ठ होंगे, है ना। एक प्रश्न 2 अंक का होगा तो 2 और 2 4 हो गए, और एक प्रश्न 4 अंक का होगा, यानी 4 8 हो गया, है ना, 4 4 8 हो गया। तो यहाँ से देखिएगा वस्तुनिष्ठ में पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना, और खाली स्थान में देखेंगे पहला, दूसरा और चौथा, खाली स्थान में पांचवा भी देख लीजिएगा, ठीक है। और सही जोड़ी में ये पहला डायऑप्टर, ठीक है, डायऑप्टर का एक मात्रक है, ठीक है। तो डायऑप्टर बा में देखेंगे लेंस की क्षमता का मात्रक है डायऑप्टर, ठीक है। फिर इसके बाद एक शब्द में उत्तर में ये रेगिस्तान में मरीचिका किस का उदाहरण है, किस क्रिया का उदाहरण है, फिर दर्पण का सूत्र लिखिए, ठीक है। इसके बाद चलते 2 नंबर के प्रश्नों में। तो पहला गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के प्रकार लिखिए। विद्यार्थी अब देखते हैं दीर्घोत्तरी में 4 अंक के लिए प्रश्न क्रमांक पहला, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं और इसके नियम लिखिए। लेकिन यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है प्रकाश के परावर्तन की, वो अच्छी ज़्यादा हमको नहीं समझ में आ रही है अच्छी परिभाषा। आप अपनी नोट्स या बुक या, है ना, परीक्षा अध्ययन वगैरह से पढ़िएगा, या आपको जो सर ने लिखवाए होंगे उससे पढ़िएगा। तो वैसे प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा इस प्रकार है कि जब प्रकाश की किरणें या प्रकाश पुंज किसी चमकदार सतह, है ना, या दर्पण इत्यादि पर आपतित होता है तो टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर परावर्तन के नियम लिख दीजिएगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। फिर दूसरा नियम लिखिएगा कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो ये परावर्तन के नियम हो गए, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद है स्नेल का नियम, ठीक है। स्नेल का नियम भी आपको ये चित्र सहित याद रखना है, चित्र सहित इसकी व्याख्या करना है, स्नेल का नियम। और विद्यार्थी इस अध्याय से एक आंकिक प्रश्न भी आने की संभावना है। तो आंकिक प्रश्न देख लीजिएगा, किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है प्रश्न बैंक का ही आ जाए, पर ऐसा होता बहुत कम है। आंकिक प्रश्न मन से बना करके दिए जाते हैं कुछ भी प्रकार से। तो इसमें आपके 1 2 3 आंकिक प्रश्न दिए हैं, देख सकते हैं, सरल होते हैं। यदि आपने सीख लिया और आपको किए कराए आ गए तो आप इनको करेंगे तो इसमें नंबर नहीं कटते हैं। तो आंकिक प्रश्न देख सकते हैं, एक आंकिक प्रश्न आ सकता है यहाँ से, ठीक है। अब देखते हैं अध्याय 11, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। देखते हैं पहले ब्लूप्रिंट क्या कहता है। 5 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंकों का वस्तुनिष्ठ आएगा इसमें से, है ना, और एक प्रश्न 3 अंकों का आएगा, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ में आप पूरे देख लीजिएगा, फिर भी मैं टिक करवा रहा हूँ। तो पहला, तीसरा और चौथा, ठीक है, पहला, तीसरा, चौथा। और फिर आगे ऑब्जेक्टिव में देखेंगे 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, और खाली स्थान में देखेंगे पहला और चौथा और ये 6वां, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं एक वाक्य में उत्तर लिखना है, एक शब्द एक वाक्य में। तो इसका तीसरा और चौथा। अब इसके बाद 2 अंकों के प्रश्न में चलते हैं। तो इसका दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों रक्ताभ दिखाई देता है ना, लालिमा क्यों दिखाई देती है, ठीक है, ये वाला प्रश्न। दूसरा ये है कि तीसरा प्रश्न है मतलब ये कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है, फिर तारे क्यों टिमटिमाते हैं, यानी 5वां प्रश्न। अब इसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों पूरा तैयार कर लीजिएगा। निकट दृष्टि दोष क्या है, कारण, निवारण और उपाय, है ना। तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष पूरा तैयार कर लीजिएगा। अब देखते हैं अध्याय 12 विद्युत। इसमें देखिएगा 6 अंकों के प्रश्न पूछे जाना है। एक प्रश्न 2 अंकों के वस्तुनिष्ठ आएंगे, एक प्रश्न 2 अंक का आएगा, और 2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे, सॉरी, यानी 2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे। तो 2 2 4 और एक 2 ऑब्जेक्टिव 6, इस प्रकार से होगा। तो ऑब्जेक्टिव में पहला और यहाँ पर देखिएगा तीसरा, फिर 6वां, फिर 7वां, और खाली स्थान में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 2 नंबर के प्रश्नों के लिए यहाँ पर पहला प्रश्न, ठीक है, प्रश्न बैंक का पहला प्रश्न, फिर ये दूसरा, विद्युत धारा की मात्रक लिखिए, फिर तीसरा प्रश्न। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और प्रश्न हैं जो हमको प्रश्न बैंक में नहीं मिले हैं, इसलिए हमने यहाँ पर नोट कर दिए हैं। तो देखिएगा पहला ये कि प्रतिरोध क्या है, इसका मात्रक लिखिए। तो आप ढूंढ सकते हैं। वैसे प्रतिरोध क्या है, धारा प्रवाह के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होती है चालक के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है विद्युत विभव एवं 1 किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए। फिर तीसरा देखिएगा विभवांतर किसे कहते हैं। ओम का नियम लिखिए, ये ओम का नियम लिखिए और इसकी
सीमाएं बताइए। फिर प्रश्न बैंक में देखिएगा यहाँ पर छठवा जो प्रश्न दिया है तो छठवें में आ, ठीक है, आ जो दिया है क्या दिया पढ़ दूं। विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है, ये वाला। फिर इसका सा नंबर का कि घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता, बल्कि इसको पलटा के ऐसा भी पूछ सकता है कि समांतर क्रम में करते हैं क्यों, है। इसके बाद देखते हैं अध्याय 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो यहाँ से देखते हैं 6 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 अंकों के वस्तुनिष्ठ होंगे और एक प्रश्न 3 अंक का होगा। तो वस्तुनिष्ठ में देखते हैं पहला, फिर यहाँ देखते हैं तीसरा, वस्तुनिष्ठ में तीसरा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, ठीक है। फिर चौथा स्थायी चुंबक काय के बनाए जाते हैं। फिर खाली स्थान में चलिएगा तो पहला लघुत्तरी प्रश्नों में तो यहाँ लिखा है चुंबकीय क्षेत्र के 3 गुण लिखिए। तो ऐसा भी आ सकता है और आपको ऐसा लिखा मिलने की ज़्यादा उम्मीद है। कैसा, चुंबकीय बल रेखा किसे कहते हैं, इनके गुण लिखिए। इसके बाद दूसरा प्रश्न है इसका, ये चुंबकीय क्षेत्र के पास लाने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। फिर तीसरा, दो चुंबकीय क्षेत्र बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं, ठीक है। फिर अध्याय 14 की बात करते हैं। अध्याय 14 ऊर्जा के स्रोत। ब्लूप्रिंट के अनुसार इस पाठ से 3 अंक का प्रश्न आना है, ऑब्जेक्टिव नहीं आना है, ठीक है। तो इसमें पहला प्रश्न ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। फिर इसके बाद देखिएगा हमको यहाँ मिला नहीं है, हमने नोट कर दिए हैं, आपको दिख रहा होगा सोलर कुकर का नामांकित चित्र बनाइए। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न इसका, नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व है और इसमें हानि भी तैयार कर लेना कि नाभिकीय ऊर्जा की क्या हानि। प्रश्न क्रमांक 5वां देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5वां, भूतापीय ऊर्जा होती है, भूतापीय ऊर्जा होती है, इसको टिक कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 7वां, उत्तम ईंधन किसे कहते हैं, इसके गुण या लक्षण लिखिए। अब उत्तम की जगह आदर्श आ सकता है, आदर्श ईंधन किसे कहते हैं, इसके गुण लिखिए। तो एक ही बात है, आप कर सकते हैं। फिर है जीवाश्म ईंधन से होने वाली हानियां, इनको तैयार कर लीजिएगा। अध्याय 15 में है हमारा पर्यावरण। क्या कहा गया कि 3 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ का रहेगा, मात्र एक प्रश्न रहेगा वस्तुनिष्ठ का और एक रहेगा 2 नंबर का। तो वस्तुनिष्ठ में हमने इसका टिक कराया है दूसरा, वस्तुनिष्ठ में 5वां, 6वां, ठीक है। फिर खाली स्थान में चलिएगा पहला और 5वां, ठीक है। अब 2 नंबर के प्रश्न में ग्लोबल वार्मिंग के 2 कारण लिखिए। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कारण दिए हैं, तो 4 कारण दिए हैं, आप तैयार कर सकते हैं, इतना बस है, ठीक है। ये डिटेल तैयार करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, है ना। फिर इसके बाद देखिएगा ये खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर लिखिए। फिर ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं समझाइए, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं ओजोन परत क्या है, ओजोन परत क्या है, ओजोन परत का महत्व, ठीक है, और यह क्यों क्षीण हो रही है, ये पूरा प्रश्न तैयार कीजिएगा। वैसे काफ़ी कुछ मैटर यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी प्रश्न क्रमांक 7 में, लेकिन आपको कहीं अच्छी नोट से तैयार करना होगा ये प्रश्न। फिर इसके बाद देखते हैं 9वां प्रश्न, इसमें अम्लीय वर्षा क्या है और यह कैसे होती है, ठीक है, इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद है ये 10वां प्रश्न, जैव निम्नीकरण प्रदूषण और अजैव निम्नीकरण प्रदूषकों में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। देखते हैं अध्याय 16 विद्यार्थियों, इसमें लिखा हुआ प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। ब्लूप्रिंट के अनुसार 1 अंक का ही इसमें से ऑब्जेक्टिव आएगा, बाकी कुछ नहीं है। इसमें दूसरा, ठीक है, दूसरा प्रश्न है इसमें, विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन क्या है। फिर गंगा नदी में प्रचुर मात्रा में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया के पाए जाने का प्रमुख कारण क्या है। फिर चिपको आंदोलन संबंधित है, ठीक है। फिर एक शब्द में एक वाक्य में उत्तर लिखिए, तो गंगा प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है, ये मुख्य हमको लगे तो ये आ सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और हाँ, हमारी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ रहती है। आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, आपके नंबर बहुत अच्छे मिले, आपका डिवीज़न बहुत अच्छा हो, ठीक है। तो हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। और लेकिन एक शिकायत भी है, बहुत सारे विद्यार्थी वीडियो देखते हैं, है ना, लाभ भी लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेना ही चाहिए, हम इसीलिए वीडियो बनाते हैं। पर प्लीज़ थोड़ा हमारा भी मोटिवेशन कीजिएगा। क्या है, जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, लाइक करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं या प्रश्न पूछते हैं, तो हमें खुशी होती है आपका उत्तर देने में और आपके कमेंट से। तो प्लीज़ लाइक करें
और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें, क्योंकि सबका भला हो। ठीक है, तो अपने दोस्तों तक शेयर भी करें और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। और आप कक्षा 11वीं में जाएंगे ही निश्चित तौर पर, ये हमारी शुभकामनाएं हैं, हमारा आशीर्वाद है। तो जब आप कक्षा 11वीं में जाएंगे तो आपको हम 11वीं में भी अपनी तरफ से जो सहयोग हो सकेगा देने का प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थी, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।